नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब ज्ञान चैनल पे। दोस्तों, आपका यूपीएस जो पेंशन स्कीम सरकार ने लॉन्च की है उसका गज़ट नोटिफिकेशन आ चुका है। ये 24 तारीख को पब्लिश हुआ है, लेकिन वेबसाइट पे 25 को आया है। तो दोस्तों ये है, देखिए 9 सीरियल नंबर 9 पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, दिस इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये देखिए आप, और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा जो गैजेट है वो हो गया डाउनलोड। दोस्तों इसमें 15 पेज हैं। पहले कुछ पेज हिंदी में है, फिर इसमें इंग्लिश में है। पूरा समझाया भी हुआ है पूरा कि भाई क्या क्या, अगर आपकी लास्ट बेसिक ये है और कुछ कंडीशंस के साथ कि आपकी पेंशन क्या बनेगी फिर। तो दोस्तों हम इसको पूरा समझेंगे और देखेंगे क्या कुछ दिया गया है इसमें। तो मैंने ये इसका इंग्लिश वर्जन निकाल लिया दोस्तों। दोस्तों ये यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है दोस्तों। इस स्कीम के अंदर दोस्तों इस यूनिफाइड स्कीम जो है दोस्तों, ये यूपीएस जो अभी लॉन्च हुई, सरकार ने लॉन्च की है, इसमें क्या है दोस्तों कि अगर आपके पास आप एनपीएस के अंडर हैं, एनपीएस के अंडर आप आते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में आप अभी ज्वाइन करते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से आपको ऑप्शन रहेगा कि आपको यूपीएस लेना है या एनपीएस लेना है। एनपीएस आप जानते ही हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसको हम एनपीएस कहते हैं बेटा। तो अभी जो हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसकी पूरी कंडीशंस क्या हैं, क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, क्या इसके अंदर आपके बेनिफिट आपको मिलेगा, कितना आपका कॉर्पस बनेगा, कौन कौन उसमें योगदान देगा, ये पूरे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो हम पूरे इस नोटिफिकेशन को समझेंगे 1 बाय 1 और देखेंगे कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं, और आपको समझने में पूरी हेल्प मिलेगी कि हमें यूपीएस में रहना है या एनपीएस में रहना है। तो एलिजिबिलिटी अंडर द स्कीम, सबसे बड़ी बात है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कि भाई कौन इसके अंदर जाएगा, कि भाई किसको मिलेगी यूपीएस पेंशन। तो जो पहला है, एश्योर्ड पे आउट शैल बी अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग केस। तो सरकार ने जो गारंटी दी है आपकी पेंशन की, वो पे आउट किस केस में मिलेगा वो देख लीजिए। पहला है, इन केस ऑफ एम्प्लॉय सुपर एन्यूएटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स। अगर आपने 10 ईयर्स की रेगुलर गवर्नमेंट जॉब आपने कंप्लीट कर ली है तो ये आपको मिलेगा। इसमें कुछ आपको मिनिमम पेंशन वगैरह जो दी गई है वो मिलेगी आपको। अगला आता है इसमें, इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिटायरिंग और अंडर 56J। आप भी जानते हैं कि 56J में अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, सरकार उसे बोलते हैं हम कंपल्सरी रिटायरमेंट। सरकार जो उसको करती है, किसी को अगर लगता है कि इसको ये फिट नहीं है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकार उसको समय से पहले भी रिटायर कर सकती है फोर्सफुली। तो इसमें पेनल्टी का अलग होता है सिस्टम, वो नहीं है। लेकिन तीसरा जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट में आप की अगर क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल की हो गई है तो आप उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो भी आपको यूपीएस का लाभ मिलेगा। तो ये 3 कंडीशन दी गई हैं इसमें, ए, बी और सी। तो सी में जो बात देखी गई है, ये ध्यान से पढ़ना है। और सी को, इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर ए मिनिमम क्वालिफाइड सर्विस पीरियड ऑफ 25 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच एम्प्लॉय वुड हैव सुपर एन्यूएटेड इफ द सर्विस पीरियड हैड कंटिन्यूड टू सुपर एन्यूएशन। तो ये आपका 25 साल की अगर आपने क्वालिफाइड सर्विस कर ली है तो, लेकिन आपको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी आपको जब आपका जो 60 साल पूरे हो जाएंगे, 60 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, तब से आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी। और जो सेकंड पार्ट दे रखा है इसमें कि एश्योर्ड पे आउट शैल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ रिमूवल डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस।
सो उस केस में आपकी ये एश्योर्ड पे आउट लागू नहीं होगा। अगर आप सर्विस से कुछ रेजिग्नेशन है या कोई रिमूवल है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि भाई कौन सा इसमें एलिजिबिलिटी है। अब आता है बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, कि इस स्कीम के अंदर क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट जो दिखा रखा है कि भाई इसके अंदर कि आपको जो आपकी बेसिक पे होगी जब आप रिटायर होगे उस टाइम पे लास्ट 12 मंथ की, जो ए पार्ट में क्या कह रहा है कि जब आप 25 साल की क्वालिफाई सर्विस करने के बाद जो आपकी बेसिक होगी, उस बेसिक कौन सी बेसिक, लास्ट 12 मंथ की एवरेज बेसिक सॉरी लास्ट 12 मंथ की एवरेज बेसिक जो होगी उसका 50% आपको बेसिक मिलेगी। ओके। सेकंड है, अगर आपकी इसमें मिलेगी आपको प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा पेंशन, अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है। अगला है आपको 10,000 की मिनिमम गारंटी दी थी सरकार ने, अगर आपने 10 ईयर्स की जो क्वालिफाई सर्विस पूरी कर ली है तो। और चौथा है कि अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप रिटायरमेंट आपकी होगी, एक्चुअल रिटायरमेंट सुपर एनुएशन मीन्स जब आप 60 साल के होंगे, तो ये आपको बेनिफिट है। अगला पॉइंट है इसमें कि भाई अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, तो उस केस में आपको जो उसकी पेंशन बनेगी, उस डेट को एम्प्लॉय की जो पेंशन बनेगी उसका 60% ही आपकी फैमिली पेंशन बनेगी। ठीक है। अगला है, इसमें सबसे अच्छी जो बात दे रखी है इन्होंने कि जो डीए है, डीए होता है हमारा एम्प्लॉयज़ के लिए, और डियरनेस रिलीफ मिलता है हमारा पेंशनर के लिए, वो इसमें दिया गया है। बेसिक के साथ आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा जो आपको रेगुलर मिलता है, अभी साल में 2 बार आपका होता है रिवाइज। जो अगला पॉइंट है 6th पॉइंट इसमें, वो कह रहा है कि लमसम पेमेंट विल बी अलाउड, आपको आपकी बेसिक का 10% एक लमसम अमाउंट मिलेगा। अगर आपकी सर्विस 25 साल की है तो आपने कितने 6 महीने कंप्लीट किए, 25 दूनी 50, तो 50 को जो आपकी लास्ट बेसिक है उस लास्ट बेसिक का 10% निकाल के उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। तो वो अगर आपकी सर्विस ज़्यादा है, 30 साल की है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मिलेगा आपको वो आपका अलग है, बिल्कुल आपकी ग्रेजुटी अलग है, आपकी जो लीव इनकैशमेंट अलग है, वो सब अलग है, ये आपका अलग से मिलेगा आपको। अगला है 7th पॉइंट, द कॉर्पस अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन विल कंप्राइज ऑफ 2 फंड, इसमें 2 फंड होंगे आपके। जो पहला फंड होगा, ए पॉइंट में क्या बोला कि इसमें इस फंड में क्या होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस, ये एम्प्लॉय का फंड होगा, इसमें सरकार का और एम्प्लॉय का दोनों का 10% जमा होगा। दिस विल बी द इंडिविजुअल कॉर्पस। जो बी है, जो सेकंड है, उसे बोलेंगे हम पूल कॉर्पस, जहाँ पे सरकार अपनी तरफ से 8.5% बेसिक प्लस डीए की बात हो रही है, जो भी आपकी बेसिक होगी और जो डीए होगा उसका 8.5 सरकार जमा करेगी पूल फंड में। तो जो 8th पॉइंट है उसमें कह रहा है वही बात है 8 पॉइंट में कि जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है दोनों का सेम होगा, 10% ऑफ बेसिक एंड डीए। जो 9th पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी शेल प्रोवाइड एडिशनल कंट्रीब्यूशन, वही जो मैं कह रहा था आपको पूल कॉर्पस, जो आपकी बेसिक पे है और जो डीए है उसका 8.5 सरकार देगी आपको अलग से पूल कॉर्पस में। इसका कब यूज़ करेंगे इसको यूज़ करेगी सरकार अगर आपकी सैलरी आपकी पेंशन 50% नहीं बन पाती है लास्ट में, उस फंड से जो इकट्ठा होगा 10% आपका और 10% सरकार का, तो सरकार इस पूल फंड से पैसे लेकर आपको पेंशन में देगी। अगला आता है इसमें 10th पॉइंट, तो जो इन्वेस्टमेंट चॉइस होगी वो जो इंडिविजुअल कॉर्पस है 10% आपका 10% सरकार का। 10th पॉइंट में क्या कह रहा है, जो इंडिविजुअल कॉर्पस है आपका 10% आप एम्प्लॉय का और 10% सरकार का,
उसको एम्प्लॉई अपन का अधिकार होगा कि वो कैसे भी उसको कर सकता है, चॉइस होगी उसकी कि कौन से फंड में लगाना है, ऑटो चॉइस लेनी है, एक्टिव चॉइस लेनी है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लेना है, वो एम्प्लॉई को ध्यान में रखना है, अपने आप कर सकता है उसको चेंज। जो 11th पॉइंट है वो कह रहा है कि जो पूल फंड होगा वो सरकार का जो फंड होगा उस पर एम्प्लॉई कुछ नहीं कर सकता, सरकार देखेगी कि उसे कहाँ हमें उसको इन्वेस्ट करना है, वो सरकार का अधिकार है उस पर, ठीक है। और जो 12th पॉइंट जो सबसे अच्छा है इसमें कि भाई जो एम्प्लॉई 2004 के बाद लगे थे और जो एनपीएस के अंडर थे और जो रिटायर हुए हैं अभी कुछ दिन पहले या पहले रिटायर हुए, बीच में रिटायर हुए, उनकी पेंशन कम बन रही है, तो वे भी यूपीएस को अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो उनका जो एरियर होगा, जो बकाया होगा, जो उनको मिलना होगा, वो डिफरेंस भी उनको मिलेगा। तो मुझे इस स्कीम की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो एम्प्लॉई जिनकी पेंशन बहुत कम थी उनकी पेंशन अब बढ़ रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो ये सारे इसके अंदर हमने डिस्कस किए बेनिफिट्स क्या थे। इन बेनिफिट्स के बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि जो है कि भाई इसे कौन लेगा, कौन इसमें एलिजिबल होगा। तो जो पॉइंट नंबर जो 3 है इसमें, पैरा नंबर 3 है, इसमें क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जो एनपीएस के अंडर है, वो इसमें अपना चूज़ कर सकते हैं कि हमें यूपीएस लेना है या एनपीएस लेना है। तो उनको 1 टाइम मिलेगा ये ऑप्शन, ओनली 1 टाइम। अगर आपने यूपीएस लेना है तो आप लिख के दोगे कि यूपीएस चाहिए, एनपीएस में ही रहना है तो आप एनपीएस का लिख के दोगे मुझे एनपीएस में रहना है। अगर कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको भी ऑप्शन मिलेगा, आपको क्या चाहिए, एनपीएस पेंशन चाहिए या आपको यूपीएस के तहत चाहिए। तो आपको 1 टाइम ऑप्शन मिलेगा ये, और आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। अगला है 4th पॉइंट पैराग्राफ, इसमें क्या कह रहा है, एक बार उसने एम्प्लॉय ने जो ले लिया उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकता है, वो तो हमने देख लिया। और जो अगर उसने यूपीएस ले लिया एम्प्लॉय ने, तो जो एनपीएस का जो कॉर्पस है वो उसका यूपीएस का जो इंडिविजुअल अकाउंट है सारा का सारा कॉर्पस उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसमें दे रखा है 5 नंबर पॉइंट में 2 चीज़ें होंगी। जब एम्प्लॉय की पेंशन लास्ट में, देखिए क्या है इसमें अच्छी बात, पॉइंट नंबर 5 ध्यान से देखना, जो एम्प्लॉय की लास्ट बेसिक होगी उसका 50% पेंशन मिलेगी। वो पेंशन डिसाइड होगी उसके कॉर्पस पे, जो कॉर्पस उसका इकट्ठा हुआ है। अगर वो कॉर्पस बेंच मार्क कॉर्पस, देखिए ये बेंच मार्क कॉर्पस दिख रहा है आपको, बेंच मार्क कॉर्पस से कम कॉर्पस इकट्ठा हुआ है तो उसको थोड़ी सी पेंशन कम हो जाएगी। अगर उसका कॉर्पस, कौन सा कॉर्पस, इंडिविजुअल बेंच मार्क से ज़्यादा है तो वो कॉर्पस जितना ज़्यादा है वो उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सरकार देखेगी भाई अगर उसकी डिफ़ॉल्ट स्कीम में पैसा लगाया है, देखिए ना कई बार एम्प्लॉय का ऑप्शन है कि मान लीजिए एम्प्लॉय ने अपने हिसाब से स्कीम चेंज कर ली, उसने ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगा दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, उसका पैसा बढ़ गया लास्ट में। लेकिन सरकार का बेंचमार्क क्या था, सरकार का बेंचमार्क था कि भाई एम्प्लॉय का जो रिटायरमेंट भी होना था 50 लाख रुपया, उसका हो गया 80 लाख रुपया, तो 30 लाख रुपया उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसका 50 की जगह 40 रह गया, 40 रह गया, तो उसकी पेंशन कम होगी। फिर ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, अगर आप डिफ़ॉल्ट में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफ़ॉल्ट में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उसको ना आपसे कुछ आपकी पेंशन कम होगी ना ज़्यादा होगा, सेम रहेगा। तो ये ध्यान से पढ़ने वाली बातें हैं। तो नेक्स्ट 6 पॉइंट में क्या कह रहा है, द वैल्यू और यूनिट्स इन द इंडिविजुअल कॉर्पस विल विद इन्वेस्टमेंट चॉइस विद द एम्प्लॉय, और उसकी जो स्टेटस होगा उसको टाइम पे एम्प्लॉय को पता लगता रहेगा कि आपका जो अभी क्या चल रहा है, कितना इसमें अमाउंट इकट्ठा हो गया है, ठीक है। और 7वां पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉय का जो क्वालिफाइंग सर्विस का जो टाइम पीरियड है वो कैसे पता लगेगा कि भाई कितना है, क्वालिफाई किया नहीं किया, तो कौन बताएगा उसको, हेड ऑफ ऑफिस, जो भी आपका एचओ है
वो आपको बताएगा कि भाई कितना है क्या है। इसका 25 ईयर्स पूरे हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, सर्विस बुक से वेरीफाई करेगा। ठीक है। सो जो पैरा नंबर 8 है उसमें कह रहा है कि भाई जब रिटायरमेंट होगी आपकी तो जो एम्प्लॉय है उसका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो पूल कॉर्पस में चला जाएगा और वहाँ से फिर जो आपका जितना ही फंड इकट्ठा होगा उसमें से कुछ नहीं मिलेगा आपको, अगर वो बेंचमार्क कॉर्पस के हिसाब से है तो। अगर बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा है तो वो आपको मान ले 50 लाख है और आपका 60 लाख हो गया तो 10 लाख आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर 50 लाख ही है या कम है उससे तो सारे का सारा आपका पूल कॉर्पस में जाएगा और वहाँ से फिर आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, बस पेंशन मिलेगी आपकी बेसिक के हिसाब से। ठीक है, तो यही बता रखा है। अगर उसकी पॉइंट नंबर 9 में क्या कह रहा है कि अगर आपका जो कॉर्पस है वो कम है बेंचमार्क से तो उसी के प्रोपोर्शन में आपकी जो है ना, सॉरी उसी के जो पॉइंट नंबर 9 में क्या कह रहा है, अगर आपका देखो ध्यान देने वाली बात है, प्रोपोर्शनेट क्या होता है अनुपात में। अगर आपका कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है तो आपको एक अनुपात में मिलेगी पेंशन, थोड़ी कम हो जाएगी पेंशन आपकी। ठीक है। और पॉइंट नंबर जो 10 कह रहा है कि भाई ये कोई वो नहीं है, ये फंड बेस्ड स्कीम है आपकी यूपीएस, जितना फंड जाएगा उस हिसाब से मिलेगी। तो रेगुलर आपका इसमें आपका योगदान होगा, सरकार का भी और आपका भी, एम्प्लॉय का भी। ये नहीं है कि ये योगदान नहीं होगा तो ऐसे मिल जाएगी। ठीक है। जो पॉइंट नंबर 11 है उसमें क्या कह रहा है ये कि भाई अगर एम्प्लॉय ने यूपीएस ऑप्शन चूज कर लिया है इस नोटिफिकेशन के अंदर तो वो कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएगा। जो ओपीएस के बेनिफिट थे, एनपीएस के बेनिफिट थे, आपकी सारी जो पॉलिसी हैं सिर्फ इसके तहत चलेंगी, यूपीएस के तहत। किसके तहत चलेंगी? यूपीएस के तहत। ठीक है। सो जो पॉइंट नंबर 11 हो गया हमारा। ठीक है। पॉइंट नंबर 12 क्या कह रहा है कि एनपीएस द प्रोविजन ऑफ यूपीएस शैल आल्सो बी एप्लीकेबल। अच्छा, वही कह रहा है कि जो पास्ट रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी ये है, अगर वे लेना चाहते हैं यूपीएस को तो ले सकते हैं। और जो भी उनका एरियर बनेगा वो भी देखो लिखा हुआ, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना उसके हिसाब से आपको वो मिलेगा, एरियर विद इंटरेस्ट मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है ये भी। अगला है पॉइंट नंबर 13 सॉरी। हाँ, जो एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चली हुई है तो उसके तहत जो गाइडलाइंस हैं वे अलग से आएंगी। ठीक है, वो बाद में नोटिफाई होंगी, उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। और एग्जांपल दिए हुए हैं वो भी देखेंगे हम। 15 में कह रहा है ये कि भाई इसके लिए अलग से गाइडलाइन भी आएंगी, कैसे होगा, कैसे इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशनलाइज होगा, एनपीएस में फंड कैसे इसमें जाएगा। तो इसमें अभी बहुत काम होना है, अभी धीरे धीरे सारे काम होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है 16 पॉइंट, कब से होगा ये आपका लागू होगा बेटा, ये लागू होगा आपका 1 अप्रैल 2025 से। और आपको हो सकता है 31 मार्च तक सरकार कह दे कि भाई अपना डिसाइड कर लो, ऑप्शन दे दो अपना, वन टाइम चॉइस यूपीएस और एनपीएस।